कांग्रेस मूव्स प्रिविलेज मोशंस ओवर शाह स्पीच ऑन वायनाड। अभी हाल ही में अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वायनाड लैंडस्लाइड पे एक स्टेटमेंट दिया था। उसी के ऊपर कांग्रेस ने एक प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस करने की बात कही है राज्यसभा में। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रिविलेज मोशन। हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि अमित शाह जी ने क्या कहा, फिर उस पर क्या क्या हुआ। हमारा टॉपिक बेसिकली है प्रिविलेज मोशन के ऊपर, ठीक है। सो आज देखते हैं प्रिविलेज मोशन क्या होता है। बेसिकली ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो जानते हैं। सो प्रिविलेज मोशन क्या होता है? तो इट रेफर्स टू द लीगल इम्यूनिटी wherein legislature are granted protection against civil or criminal liability for certain actions or statements made in the course of their legislative duties। मतलब लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट या कुछ एक्शन करता है, ठीक है, स्टेटमेंट पास करता है या कुछ एक्शन पास करता है, तो एमपीज को या लेजिस्लेचर को कहें, लेजिस्लेचर जो एमपी ही हैं, उनके पास कुछ प्रिविलेज होता है कि उन स्टेटमेंट्स या उन एक्शंस के लिए कोई उनको लायबल नहीं कर सकता है, चाहे वो एक्शन सिविल हो या कुछ हद तक क्रिमिनल हो तो भी चलेगा। अगर ज़्यादा क्रिमिनल नेचर का इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल करप्शन, अगर करप्शन का कोई होता है, एलिगेशन प्रूव हो जाता है एमपी के खिलाफ, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अलाउड नहीं होगा। बट अगर पेनी या फिर छोटा मोटा क्रिमिनल का कुछ एक्शन होता है या स्टेटमेंट पास करते हैं, तो ये इम्यूनिटी दिया जाता है। उसी यही लीगल इम्यूनिटी को ही यहाँ पे प्रिविलेज बोला गया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोला गया है। और यही जब इसी पार्लियामेंट प्रिविलेज को कोई ब्रीच करता है, तोड़ता है इसी लीगल प्रिविलेज को, मतलब कोई अपने दायरे से बाहर जाकर कोई कुछ बोल दिया, किसी ने किसी को अपशब्द बोल दिया मान लीजिए, तो उसको हेट स्पीच में कंसिडर कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, ठीक है। सो ये होता है प्रिविलेज मोशन। क्या होता है कि ये एक लीगल इम्यूनिटी है पार्लियामेंट में, जो हर एक एमपी को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो फ्रीली अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सके बिना किसी के दबाव में आए हुए। अब सेकेंड चीज़ क्या है, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि पार्लियामेंट टिल नाउ हैज़ नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ और एग्जॉस्टिवली कोडिफाई द प्रिविलेजेस। मतलब क्या क्या प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट में, किस उसका एक कोई लिस्ट नहीं बनाया गया अभी तक पार्लियामेंट में, ठीक है। बेसिकली इसका यही मतलब है कि प्रिविलेजेस हैं लेकिन कहाँ कहाँ अप्लाई, वो क्या क्या प्रिविलेजेस है, कहाँ कहाँ अप्लाइड होगा, उसका कोई कोडिफाइड वर्जन नहीं है, मतलब कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही कोई लॉ में, ठीक है। सो अब देखते हैं कि अगर कहीं कोडिफाई स्टेट या पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया हुआ है तो फिर ये प्रिविलेजेस को पावर कहाँ से मिलती है? कहीं से तो मिलती होगी, तभी तो वो लीगल इम्यूनिटी वर्ड वहाँ पे मेंशन्ड है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में। तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर। सबसे पहले आर्टिकल 105 एंड 194 जो है वो बताता है पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज़। मतलब सबसे पहले जो प्रिविलेज प्रोवाइड करने वाला है वो इस आर्टिकल के थ्रू वो पावर प्रोवाइड किया जाता है कि पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब एमपीज़ के पास कुछ प्रिविलेजेस है मतलब हाउस में करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है आर्टिकल 105 क्लॉज 2, नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज। अब 105 क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है कि एमपी अगर कुछ भी एक्शन या कोई भी स्टेटमेंट पास करते हैं, ठीक है, हाउस में या फिर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर वो स्टेटमेंट पास करते हैं या एक्शन कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे आप आए दिन देखते हैं कि लोकसभा में पेजेस टॉर्न किया जाता है, फाड़ा जाता है, फिर हल्ला मचाया जाता है, तो बेसिकली ये डिस्ट्रप्शन होता है। बट फिर भी इन सब एक्शंस के लिए उनको प्रिविलेज मिला हुआ है कि ये सब एक्शंस जो है कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, मतलब इनको
जैसे नॉर्मल जुडिशरी के पास अगर कोई किसी का काम खराब करने की कोशिश करता है या कुछ करता है तो हम उसके ऊपर केस दायर कर सकते हैं, बट ये आर्टिकल कहता है कि कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ये सब चीज़ों के लिए। जैसे किसी ने एमपी ने पेज फाड़ दिया, हल्ला मचाया, तो फिर ये सब नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, मतलब कोर्ट में नहीं ले जा सकते ये सब चीज़ों को। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन सिविल केसेस ड्यूरिंग द सेशन एंड 40 डेज बिफोर। मतलब 40 डेज अगर पार्लियामेंट्री सेशन होने से, जैसे यूजुअली साल में 3 बार पार्लियामेंट्री सेशन होता है, एक बजट सेशन, एक मानसून सेशन, फिर एक होता है अपना विंटर सेशन, ये 3 सेशन होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब सेशन चल रहा होगा तब कोई भी सिविल केस उस पर दायर नहीं किया जा सकता है, ना ही 40 डेज बिफोर, ना ही 40 डेज बिफोर कोई केस उस एमपी पे दायर किया जा सकता है, ना ही 40 डेज आफ्टर द सेशन, मतलब सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद भी कोई केस नहीं कर सकता या अरेस्ट नहीं कर सकता उस एमपी को। ठीक है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है एमपी को, या ये कहें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एज पर आर्टिकल 122। अब आर्टिकल 122 क्या कहता है? आर्टिकल 122 सिंपली कहता है कि पार्लियामेंट का जो भी प्रोसीडिंग्स होगा, पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होगा, मतलब अगर इस घर में सपोज ये एक पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है, इसमें मान लीजिए लोकसभा, ये राज्यसभा है, इसमें कुछ भी होगा, कोई भी एक्शन लिया जाएगा, कुछ भी एमपी कुछ भी करेंगे, तो उस सब केसेस में इस पार्लियामेंट को ही डील करना पड़ेगा वो सारे केसेस के साथ। वो ये सारे केसेस जो है मतलब पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को डिसरप्शन करना, या मतलब यूजुअली देखते रहते हैं कि हल्ला मचता रहता है, तो कोई ये हल्ला मचाने का कंप्लेन जो है वो कोर्ट में नहीं ले जा सकता, मतलब कोर्ट इन सब पे इंक्वायरी नहीं कर सकता है, कोर्ट के दायरे के बाहर है ये सब चीज़। ठीक है, वो पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है उस चीज़ में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, इन शॉर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो अब इतना सारा इम्यूनिटी प्रोविजंस मौजूद है, प्रोवाइड किया गया है, सो जाहिर सा बात है कि अब मोशन, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस करने की बात थी, सो ये प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या है, तो ये इंट्रोड्यूस क्यों हो रहा है? सो इसमें आता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, मतलब अगर किसी को लगता है, किसी पार्लियामेंट एमपी को लगता है कि वो जो इम्यूनिटी मिली है एमपी को, वो उस इम्यूनिटी के दायरे के बाहर जाके कुछ बोल रहा है या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो उस हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, मतलब अगर लोकसभा होगा तो स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, और अगर राज्यसभा होगा तो चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, सो जो अगर किसी एमपी को लगेगा कि वो प्रिविलेज जो मिला है एमपी को, उसके दायरे के बाहर कोई जाके एमपी उस इम्यूनिटी को ब्रेक कर रहा है, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहेंगे पहले तो। और वही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए वो कोई भी एमपी जो है, अगर तो वो कोर्ट में तो जा नहीं सकता, हमने अभी पहले ही डिस्कस किया, तो वो क्या करेगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कंप्लेन करेगा। ठीक है, ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ ये एक स्कूल का क्लासरूम है और सपोज़ कोई हल्ला कर रहा है क्लास में और मॉनिटर है, ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर खड़ा है, तो ये क्या करेगा, तो इस मॉनिटर के पास डायरेक्ट प्रिंसिपल को कंप्लेन करने की अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो क्लास टीचर को पहले कंप्लेन करेगा। ठीक है, सो सेम चीज़ है, अगर किसी एमपी को लगता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो वो पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कंप्लेन करेगा, लोकसभा के केस में स्पीकर होगा। ठीक है, अब स्पीकर क्या करेंगे, स्पीकर एक प्रिविलेज कमेटी रहती है पार्लियामेंट में, उनके पास ये केस भेजेंगे स्क्रूटिनी के लिए, देखने के लिए कि क्या सही है या नहीं है। ठीक है,
सो वो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। अब वो इस पे जो भी रिक्वायर्ड रिसर्च होगा या इंक्वायरी होगा वो करेगा। ठीक है, तो ये प्रिविलेज कमेटी है। अब प्रिविलेज कमेटी में क्या होता है, देखिए, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी प्रेजेंट इन बोथ हाउस, दोनों हाउसेस में प्रिविलेज कमेटी होती है। लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं एंड राज्यसभा केस में 10 मेंबर्स होते हैं। मतलब इन टोटल पार्लियामेंट में प्रिविलेज कमेटी में कितने होते हैं, तो 25 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से कौन नॉमिनेट करता है उन प्रिविलेज कमेटी के मेंबर्स को, तो लोकसभा में स्पीकर एंड राज्यसभा में चेयरमैन। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि की फंक्शंस, इन प्रिविलेज कमेटी का फंक्शंस क्या है। ठीक है, सो इस प्रिविलेज कमेटी का जैसे अभी हमने तो डिस्कस किया ही था कि इस प्रिविलेज कमेटी का क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस और मेंबर एज रेफर्ड टू इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ठीक है, जो भी कुछ होगा वो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जो भी इंक्वायरी का रिजल्ट निकलेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बता देंगे। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद मान लो कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज साबित हो जाता है, तब क्या होगा। तो क्या एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या एक्सपेल किया जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा। सो इस केस में जब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा तो डिस्क्वालीफाई का ऑप्शन नहीं आता है। डिस्क्वालीफाई के लिए एक अलग से प्रोविज़न है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अलग से प्रोविज़न है जो आर्टिकल 102 में मेंशन्ड है। आप लोग अगर चाहो तो मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो अब देखते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा तो क्या होगा। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जैसे ही होगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये एक्सपेल या फिर सस्पेंड का ऑप्शन होता है, एक्सपल्शन या सस्पेंशन का ऑप्शन होता है। जैसे अभी हाल ही में लास्ट ईयर, शायद हाँ लास्ट ईयर ही एक केस था कि 145 एमपीज को एक्सपेल कर दिया गया था हाउस से, डिसरप्शन करने की वजह से। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के वजह से ही वहाँ पे एक्सपेल किया गया था उनको। ठीक है, सो एट मैक्स क्या किया जा सकता है, एक्सपेल किया जाता है, एक्सपल्शन किया जा सकता है हाउस से, मतलब उस सेशन के लिए उनको निकाल दिया जा सकता है बाहर। उस एमपी को जो भी डिसरप्ट कर रहा होगा या जो भी प्रिविलेज का गलत फ़ायदा उठा रहा होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये सब प्रिविलेजेस जो हैं या इम्यूनिटी बोल लें एमपी के पास, मेनली सिविल केसेस के लिए ही होती है। अगर क्रिमिनल केसेस है तो फॉर एग्जांपल पहले थी कि क्रिमिनल केसेस में अप्लाई नहीं होता था, बट अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जीएमएम केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई एमपी पार्लियामेंट में करप्शन का चार्जेस में पाया जाता है तो उसमें कोर्ट जो है कोर्ट एंटर करेगी उस सब केसेस में। ठीक है, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट, अगर करप्शन का केस होता है तो पार्लियामेंट तक ही वो केस सीमित नहीं रहेगा, उसमें कोर्ट एंटर करेगा। ठीक है, सो ये था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू।